वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम ओएसडी की यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो यूनिट है ये हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सी प्लस प्लस का बेसिक्स है एक पार्ट में, और एक पार्ट में सी प्लस प्लस फंक्शंस हैं। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, सी प्लस प्लस बेसिक। तो सबसे पहले देखते हैं सी प्लस प्लस होती क्या है। तो सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि एक एक्सटेंशन है सी का। हमने सी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। तो वो जो सी थी सेम ऐसे ही है, लेकिन उसका एक्सटेंशन वर्जन है सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सी, मीनिंग इट सपोर्ट्स ऑल फीचर्स ऑफ सी एंड ऐड न्यू लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सी प्लस प्लस के जितने भी हमारे सी के फीचर्स थे वो सारे फीचर सपोर्ट करती है सी प्लस प्लस, लेकिन कुछ न्यू फीचर्स ऐड करती है, जैसे क्लासेस का हो गया और ऑब्जेक्ट्स का हो गया। तो क्या हो गया, ये एक एक्सटेंशन हो गया सी का। इट सपोर्ट्स इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या सपोर्ट करती है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जितने भी हमारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट है वो सारे सी प्लस प्लस सपोर्ट करती है। फाइल हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग आर ऑल्सो पावरफुल फीचर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के जो पावरफुल फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं फाइल हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये सी प्लस प्लस के पावरफुल फीचर्स हैं। अब हम इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ओवरव्यू के बाद है सेकंड टॉपिक इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसका प्रोग्राम कैसे होता है, देखो सबसे पहले हमारी क्या होती है, हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, ये हमारी क्या होगा, यहाँ तक हेडर फाइल। अब क्या होगा, यूजिंग नेम स्पेस STD। अभी हम पढ़ेंगे नेम स्पेस क्या है और हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा मेन फंक्शन आ जाता है इंट मेन, और फिर उसके बाद आता है कर्ली ब्रेसिस, सी आउट और हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, ये प्रोग्राम हमें रिटर्न कर देगा क्या, हेलो वर्ल्ड। लेकिन देखो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि हम प्रिंट यूज़ करते हैं, प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, प्रिंट एफ, प्रिंट, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है तो हम सी आउट का यूज़ करेंगे, और अगर हमें कुछ इनपुट लेना है तो हम CN का यूज़ करेंगे। तो ये होता है इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सी आउट और सी इन यानी कि इनपुट और प्रिंट कराने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है नेम स्पेस की। नेम स्पेस क्या होता है, तो हमने अभी देखा क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस के अंदर आता है नेम स्पेस। तो हम ये वाला देखते हैं ये क्या होता है। तो अपना नेक्स्ट चलते हैं नेम स्पेस पे। नेम स्पेस क्या होता है, A namespace is like a container that hold identifiers। नेम स्पेस एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर जितने भी हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। A namespace is used to organize code and avoid name conflicts between variables, functions और classes। ये क्या करता है, हम जो हमारा नेम स्पेस है ये हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करेगा। अभी हमने देखा क्या होता है, कंटेनर होता है जो आइडेंटिफायर को कंटेन करता है, लेकिन ये हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकें और जो भी उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है वेरिएबल्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर, उसको अवॉइड कर सकें। The STD namespace contains all standard C++ library functions and object। जो हमारा ये नेम स्पेस है, नेम स्पेस STD, इसके अंदर हमारे जितने भी क्या होते हैं, लाइब्रेरी के फंक्शंस होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स होंगे वो स्टोर होंगे। The standard library of C++ like cout, cin, string etc. is inside a namespace called std। देखो अब क्या हुआ, हम ये लिखते हैं ना यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गई, एक हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गई सी प्लस प्लस की, जिसके अंदर क्या क्या स्टोर है, सी आउट, अभी हमने देखा हम सी आउट का यूज़ करते हैं, सी इन, इनपुट के लिए हम CN का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग, ये सब किसके अंदर स्टोर होते हैं, नेम स्पेस के अंदर स्टोर होता है, नेम स्पेस STD के अंदर। तो ये हमारी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे जो फंक्शंस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे क्या क्या हो गए, सी आउट हो गया, सी इन हो गया, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग हो गए, ये सब किसके अंदर होते हैं, नेम स्पेस के। देन हम देखते हैं एग्जांपल कि हम बिना नेम स्पेस के कैसे यूज़ करते हैं और बिना नेम स्पेस के कैसे। देखो विदाउट नेम स्पेस अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम।
इंट मेन के अंदर हम क्या, अगर हमें एसटीडी हमें क्या कराना है सी आउट, क्योंकि सी आउट किसके अंदर होगा, नेम स्पेस के। जब तक हम नेम स्पेस यूज़ नहीं करेंगे तब तक तो सी आउट यूज़ होने का होगा ही नहीं। तो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एसटीडी और 2 कॉलन लगाए, फिर उसके अंदर सी आउट लिखा और हेलो वर्ल्ड हमने मेन के अंदर ये लिखा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। लेकिन अगर हम नेम स्पेस का यूज़ करते हैं ऐसे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड वे है, तो क्या होता है, हम मेन के अंदर हमें इतना जो वर्किंग है ये नहीं, ये हमने जितनी भी हम लाइब्रेरी या फंक्शंस यूज़ करेंगे वो हम मेन के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार ही डिक्लेयर कर दिया, हमने एक बार ही लिख दिया। तो सी आउट हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये विदाउट नेम स्पेस था, ये विद नेम स्पेस है, तो नेम स्पेस का यूज़ करके तो ये होती है वर्किंग नेम स्पेस की। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर देख लिया, नेम स्पेस, देन आते हैं आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स। तो पहले हम आइडेंटिफायर्स देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। एन आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू एलिमेंट्स लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, एरेज। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफायर एक क्या हो गया, एक नेम हो गया जो हम अपने एलिमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, अगर हमें उन्हें कोई नेम प्रोवाइड करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, हमें सपोज इंट ए लिखना है, तो ये क्या है, ए, ये क्या है, ये एक आइडेंटिफायर हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके अंदर ये हमें एक नेम प्रोवाइड करा रहा है हमारे एक एलिमेंट को। सपोज हम लिखते हैं इंट मार्क्स, तो ये भी क्या होता है, मार्क्स जो होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, ये एक आइडेंटिफायर हो जाता है। दे आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है आइडेंटिफायर किसी भी एक लैंग्वेज के लिए। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल्स फॉर नेमिंग दीज आइडेंटिफायर्स। हर लैंग्वेज का अपने कुछ रूल्स होते हैं कि हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपने जो आइडेंटिफायर्स हैं उनकी नेमिंग कर सकते हैं। तो क्या रूल्स होते हैं, अपना फर्स्ट रूल देखते हैं, मस्ट बिगिन विद ए लेटर। क्या होना चाहिए, एक किसी या तो ए टू जेड मतलब कैपिटल लेटर में नेमिंग होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग वर्ड है वो इनमें होना चाहिए, स्टार्टिंग वर्ड ए टू स्मॉल वाला होना चाहिए, और एन अंडर स्कोर। और जो स्टार्टिंग है या तो वो किससे होगी, या तो स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से या फिर एक अंडर स्कोर से भी हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडर स्कोर आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर। मतलब फर्स्ट तो हमेशा क्या होगा, हमारी अल्फ़ाबेट ही होंगी, अंडर स्कोर होगा, लेकिन उसके बाद हम 0 to 9 कोई भी वर्ड ले सकते हैं, अंडर स्कोर ले सकते हैं, और कोई भी लेटर कंज्यूम करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड में क्या होगा, नो स्पेसिस और स्पेशल सिंबल्स लाइक, ये जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं ये अलाउड नहीं है, हम ये उसके अंदर नहीं चाहे वो हमारा फर्स्ट लेटर हो या मिडिल में हो, लेकिन हम ना तो उसके अंदर स्पेस दे सकते हैं, ना कोई स्पेशल सिंबल्स पुट करा सकते हैं। थर्ड फोर्थ क्या है, केस सेंसिटिव होते हैं आइडेंटिफायर्स, यानी कि अगर हमने केस सेंसिटिव का मतलब होता है, सपोज हमने लिखा नेम को ही हमने NAME यानी कि कैपिटल NAME लिखा, और फिर बाद में हमने NAME ये लिख दिया, तो ये दोनों ही उसके लिए डिफरेंट होंगे, ये केस सेंसिटिव हो गई। कीवर्ड्स लाइक इंट, फॉर, वाइल, क्लास एटसेट्रा कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। जैसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इंट, फॉर, ये सब हो गए, इनको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, वो रिजर्व्ड वर्ड है, वो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इंट, फॉर ये ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं, इंट एज लिखा, फ्लोट मार्क्स, वॉइड डिस्प्ले रिजल्ट। तो यहाँ पे एज क्या है, डेटा टाइप, वो आइडेंटिफायर है, मार्क्स क्या है, आइडेंटिफायर है, डिस्प्ले रिजल्ट क्या है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन से नहीं है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। देखो, हमने लिखा टोटल और बीच में क्या लगाया, तो स्पेशल, तो ये क्या था, ये अलाउड ही नहीं था, सिर्फ अंडर स्कोर लगा सकते हैं हम, तो ये क्या हो गया, नॉट अलाउड। अब हमने लिखा 1 और नंबर, तो देखो हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग सिंबल या तो कोई भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए या कोई अंडर स्कोर होना चाहिए, हम कोई भी न्यूमेरिकल जो है स्टार्टिंग वर्ड नहीं लिख सकते, तो ये भी क्या होगा, नॉट अलाउड। फिर स्टूडेंट नेम, यहाँ पे क्या है, एक स्पेस है जो कि अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। हमने लिखा था अभी अपने थर्ड पॉइंट में, नो स्पेसिस और स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड। अब आते हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स की। वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो देखो फर्स्ट पे क्या है, अंडर स्कोर, तो ये अलाउड है।
ठीक है, इसमें क्या है, कोई एक हमारी अल्फ़ाबेट है तो ये भी अलाउड है, यहाँ पे भी कोई अल्फ़ाबेट है तो अलाउड है, और बीच में अंडरस्कोर आ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो ये तीनों क्या हैं, ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल जो होते हैं वो एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है यूज टू स्टोर डेटा दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम वेरिएबल्स का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर तो हमें क्या करना है, अपने डेटा को स्टोर करना है, साथ ही साथ उस डेटा को हम जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेंगे उस टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। इट हैज़ ए नेम, ए टाइप एंड ए वैल्यू। वेरिएबल के पास एक नेम होगा, उसका टाइप होगा और एक वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे इसका सिंटैक्स देखते हैं, नेम होगा यानी कि वेरिएबल नेम खुद हो गया, उसका टाइप होगा यानी कि डेटा टाइप होगा, और एक वैल्यू होगी तो वैल्यू। तो इसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल डिसाइड्स वॉट काइंड ऑफ वैल्यू इट कैन होल्ड। जो इसका डेटा टाइप है ये बताता है कि ये किस टाइप की वैल्यू होल्ड करता है। ये वेरिएबल नेम सपोज हमने कोई भी दे दिया नंबर, कोई भी एक वेरिएबल नेम दे दिया, क्लास वगैरह जो भी, तो फिर अब हम डेटा टाइप में क्या डाल रहे हैं, इंट। तो डेटा टाइप बताएगा ये जो है किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, यानी कि इंट बताएगा कि वैल्यू क्या आएगी 10। अब हमने सपोज यहाँ पे कुछ और लिखा, फ्लोट लिखा, तो फ्लोट, और ये वैल्यू क्या आएगी फिर 10.0। ठीक है, तो ये डेटा टाइप बताता है कि किस टाइप की वैल्यू वो होल्ड कर सकता है। जैसे एग्जांपल, इंट नंबर, नंबर है तो कोई नंबर आ सकता है, इंटीजर वैल्यू आ सकती है, तो क्या आ गई 10। कैर ग्रेड, कैर क्या है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम है और वैल्यू है, तो ये क्या बता रहा है, डेटा टाइप किस में क्या आएगा, कैरेक्टर वेरिएबल आएगा, तो ए। ठीक है, वेरिएबल नेम्स आर आइडेंटिफायर। जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स भी बोल सकते हैं, वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ये हमारी हेडर फाइल हो गई, हैशटैग इंक्लूड आप यूजिंग नेम स्पेस, ताकि जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या हो सके, एक्सेस हो सकें। अब हम क्या लिख रहे हैं, इंट नम इक्वल्स टू 10। तो हमने इनिशियलाइज करा लिया कि जो हमारा नंबर है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का नेम नम, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट, और वैल्यू क्या है 10। ठीक है, अब हम मेन में गए, मेन में अभी तो नंबर 10 था, लेकिन मेन में जाके हमने वो वैल्यू चेंज करा ली। अब हमने नंबर 2 में ये वेरिएबल अलग है, ये अलग है, क्योंकि देखो ये नम है, ये नम 2 है, तो हमने नम 2 में क्या वैल्यू डाल दी 5। अब सी आउट में वो क्या करेगा, नम 1 प्लस नम 2 को प्लस कर देगा और रिटर्न। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से देखो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डेटा टाइप, ये क्या हो गया, वेरिएबल नेम, ये क्या हो गई, वैल्यू। सेम ऐसे ही ये क्या होगा, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, और ये क्या हो गई, वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल का सिंटैक्स हमने देख लिया कैसे होता है। तो जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल और ये है हमारा लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम कहीं आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम उनको एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं एक फंक्शन के अंदर। जैसे मेन एक फंक्शन है, हमने मेन के अंदर कर दिया, तो ये सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड होगा, उसी के अंदर रन होगा। लेकिन इसको हम ग्लोबल को हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर्ड कर सकते हैं, और उसको कहीं पे भी उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मेन के अंदर लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल अगर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया तो हम सिर्फ मेन के अंदर ही इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के। देन आता है कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं हो सकती, जबकि हमारे वेरिएबल्स हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। हम जो है कॉन्स्टेंट जो है वो हमेशा क्या होने चाहिए, वो इनिशियलाइज्ड हो जाने चाहिए अगर वो जब हमने डिक्लेयर कर दिया। देखो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, देखो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमने लिखा इंट ए, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये डिक्लेयर हुआ है, अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने ए के अंदर वैल्यू नहीं डाली है। अब हम क्या लिख दें, इंट ए इक्वल्स टू 5। अब हमने ए के अंदर 5 डाल दिया, तो अभी क्या हो गया, अभी ये हमारा इनिशियल हो गया, इनिशियलाइज हो गया। अभी सिर्फ ए तक डिक्लेयर था, लेकिन अब ए के अंदर वैल्यू डाल दी तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। तो क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंट जो है वो इनिशियलाइज्ड होने चाहिए जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं। हमने डिक्लेयर करते ही हमें वो इनिशियलाइज, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है कॉन्स्टेंट्स के अंदर।
द कॉन्स्ट कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट वेरिएबल। कॉन्स्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हम सिंटैक्स देखते हैं, अभी तक हम क्या लिख रहे थे, सिर्फ इतना था हमारा, अभी तक हम वेरिएबल को ऐसे लिख रहे थे, वेरिएबल्स को कैसे, सिर्फ डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। लेकिन कॉन्स्टेंट्स कैसे लिखते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं उससे पहले और फिर डेटा टाइप लिखते हैं। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ डेटा टाइप से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमें अगर कॉन्स्टेंट इन फिक्स्ड कराने हैं, मतलब हमें वैल्यूज़ फिक्स्ड करानी है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट। अब हमारी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अगर हम चेंज भी करना चाहें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में, तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर दिया। एग्जाम्पल से देखते हैं, कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14। अब ये फिक्स हो गई फ्लोट की, फ्लोट जो डेटा टाइप है, और पाई क्या है, उसका नेम है वेरिएबल का। अब ये पाई की वैल्यू फिक्स हो गई 3.14, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट इंट मैक्स, मैक्स की वैल्यू फिक्स हो गई 100, अब हम इसको भी नहीं चेंज कर सकते। वी कैन नॉट चेंज पाई और मैक्स लेटर इन द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम में इनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये किससे यूज़ हुए हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके हमने इनिशियलाइज किए हैं। देन अब आता है एनम। एनम क्या होता है, एनम मतलब इनैमोरेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इनम, लेकिन वर्ड क्या होता है, इनैमोरेशन। तो इनम एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है, जो कि हमें क्या देता है, नेम देता है कांस्टेंट वैल्यूज़ को। जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको क्या देगा, उनको वैल्यूज़ प्रोवाइड, नेमिंग प्रोवाइड करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट नेम होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर हमने कोई वैल्यू, जब हमारा सपोज़ ये वैल्यू है, हमने पढ़ा था इंडेक्सिंग में भी, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, देन 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है। तो एनम भी ऐसे ही वर्क करता है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको 0 से, और जो नेक्स्ट नेम्स है उनको 1 से इंक्रीज़ करता जाएगा। ये 1 से इंक्रीज़ करा 1, ये भी 1 से तो 2, यहाँ 3, तो ऐसे करता जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एनम डे, तो डे है संडे, मंडे, ट्यूसडे, एनम डे, डे लिखा हमने। अब डे के अंदर हमने ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करा दी, और मेन के अंदर सिर्फ मेन, इंट मेन लिखा, और मेन के अंदर हमने क्या किया, डे टुडे क्या है, वेडनेसडे। ठीक है, टुडे हमने वेडनेसडे, और अब टुडे को क्या करा दो, प्रिंट करा दो, सी आउट यानी कि प्रिंट करा दो। तो टुडे पे गए, टुडे पे क्या है, वेडनेसडे। वेडनेसडे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ, तो 0 1 2 3, तो आउटपुट क्या देगा, ये 3, यानी कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से। ये 0 पे है, ये 1 पे है, और इसको को इंक्रीज़ करता जाएगा 1 1। तो ये होती है एनम की वर्किंग। ठीक है, और एनम एक यूज़र डिफाइंड टाइप है, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है, हमारे नेम्स जो है उनको कांस्टेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड कराता है। ये नेम्स हैं और इनको क्या प्रोवाइड करा रहा है, कांस्टेंट वैल्यू 0 1 2 3, और वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से, और इंक्रीज़ होते जाती हैं 1 +1। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं हम सी में, C++ में। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं C++ में, वो एक्शंस होते हैं जो कि एक डेटा या वेरिएबल्स को परफॉर्म करने होते हैं। सपोज़ हमें कोई टास्क दे दिया तो हमें वो परफॉर्म करना है, ऐसे ही हमें वेरिएबल्स को कोई टास्क देंगे और वो उसको परफॉर्म करेंगे, डेटा को। तो C++ जो है वो सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस। वो कौन कौन से हैं, सब फर्स्ट लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर क्या आता है, ये सारे ऑपरेशन आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और रिमाइंडर। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आते हैं। तो हम एक कोड लिखते हैं, तो हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब हमने मेन के अंदर दो वेरिएबल क्या करा लिए, हमने इनिशियलाइज़ करा लिए, इंट a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 3 है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐड कराना है, तो हम सी आउट के अंदर एडिशन, और हमें क्या ऑपरेशन लगाने हैं, हम क्या लगाएंगे, a + b, एडिशन का है तो एडिशन करेंगे। तो ये क्या है, ये एक एडिशन ऑपरेटर है, ये वाला प्लस। और तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा, 10 और +3, यानी कि क्या आउटपुट दे देगा, 13 आउटपुट दे देगा। एंड का हम किस लिए यूज़ करते हैं, उनका इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो करंट लाइन है वो तो एंड हो जाए और ये मूव हो जाए नेक्स्ट लाइन पे। तो हमारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े क्या होते हैं, a + b हो गया, a - b डिवीज़न हो गया,
और क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और एक रिमाइंडर वाला हो गया। तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं कौन कौन से, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो सिंपल हमें कोड लिखना है, हम कैसे लिख सकते हैं, सी आउट के अंदर हमने क्या लिखा, हमें सपोज एडिशन प्रिंट कराना है, तो ये तो प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि सेमीकोलन, तो प्रिंट एडिशन के अंदर ये प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या कराना है यहाँ पे, अभी तक इतना जो काम था वो सिर्फ क्या था, प्रिंट होने का था, लेकिन अब हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है A+B। तो हम एडिशन कर देंगे A+B, और फिर क्या, नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करा देंगे, कर्सर को मूव करा देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट होगा सी आउट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करा देंगे, A-B करा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देंगे। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, और फिर A×B, और यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देंगे। सेम डिवीज़न के लिए करेंगे और सेम मॉड्यूलस के लिए करेंगे। तो ये हमारा होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, जहाँ पे हम कौन कौन से टास्क करते हैं, एडिशन का करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, डिवीज़न का करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेशंस, कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज़ को। आउटपुट, या तो आउटपुट ट्रू होगा या आउटपुट फॉल्स होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, जिसमें या तो वैल्यू ट्रू होगी या वैल्यू फॉल्स होगी। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, डबल इक्वल्स टू, इज़ नॉट इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इंट ए की वैल्यू हमने 5 लिखी, बी की वैल्यू हमने 8 लिखी। तो अब क्या होगा, सी आउट में हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, क्या ए बी के इक्वल है, 5 8 के इक्वल है, नहीं, तो 0 यानी कि फॉल्स। सेम ऐसे ही सी आउट में हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये चेक करेगा क्या ए बी के इक्वल नहीं है, तो ए 5 है, 8 है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू, 1। ऐसे ही ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से ग्रेटर देन है, नहीं, लेस देन है, तो 0। क्या ए लेस देन है बी से, यस, तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये इसके आउटपुट आएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के। देन आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ये कौन कौन से होते हैं, ये होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसमें क्या होगा, लॉजिकल एंड के अंदर अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी क्या वैल्यू आएगी, ट्रू आएगी। अगर दोनों कंडीशन, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इंट मेन के अंदर हमने x की वैल्यू 5 लिखी, y की वैल्यू 10। तो सी आउट के अंदर हमने क्या लिखा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और साथ ही साथ एंड, यानी कि ये भी चेक करना है y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर देन हो। तो हाँ, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी हो और x की भी, तो क्या आ जाएगा, 1, ट्रू। अब ऐसे ही ये चेक करेगा x की वैल्यू 10 से बड़ी हो, 10 से बड़ी है, नहीं है, तो यहाँ तो, लेकिन और में अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुई तब भी ट्रू होगा। अब y में चेक करेंगे, क्या y की वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है, तो वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। एक कंडीशन ट्रू हो गई तो और ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो उसको ट्रू प्रिंट करा देता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। अब सी आउट क्या चेक करेगा, नॉट x इज, क्या पहले हम चेक करेंगे क्या x 0 से बड़ा है, तो x क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन नोट भी लग रहा है, तो नोट ऑपरेटर क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। तो इसको चेंज कर देगा कंडीशन को, और क्या हो जाएगा, फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। देन आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है, एक सिंपल असाइनमेंट होता है, ऐड करना है पहले और उसके बाद असाइन करता है, तो प्लस इक्वल्स टू यानी कि ऐड एंड देन असाइन, माइनस इक्वल्स टू यानी कि सब्ट्रैक्ट एंड देन असाइन, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू यानी कि मल्टीप्लाई एंड देन असाइन, डिवीज़न इक्वल्स टू यानी कि पहले डिवाइड करना और फिर असाइन करना है। अब फिर आते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट क्या होते हैं, यानी कि पहले हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है वैल्यू बाय 1 से, तो ये क्या होगा, प्लस प्लस है यानी कि प्री इंक्रीमेंट है, ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, क्योंकि ए किसके प्लस प्लस किसके बाद है, ए के बाद है, तो पोस्ट हो गया। ये प्री डिक्रीमेंट है और ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो ये होते हैं हमारे ऑपरेटर सी प्लस प्लस में। अब आता है हमारा टाइप कास्टिंग, कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, यानी कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना।
टाइप कास्टिंग इन C++ मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होता है, टाइप कास्टिंग होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमें एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो गया, वो टाइप कास्टिंग हो गया। हमने अपना प्रोग्राम रन करा, लेकिन प्रोग्राम के दौरान क्या हुआ कि हमें इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में करना है, क्योंकि उससे हमारी एरर आ रही थी, तो वो क्या हो गया, वो हमारा टाइप कास्टिंग हो गया। तो टू टाइप्स की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट यानी कि ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, और इसको हम टाइप प्रमोशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि एक्सप्लेन टाइप प्रमोशन, तो इम्प्लिसिट को हम क्या बोलते हैं, टाइप प्रमोशन बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, यानी कि कंपाइलर अपने आप कर देता है, हमें इसको एक्सप्लिसिटी मैनुअली कराने की नीड नहीं होती। कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा जब उसको नीड होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, इंट मेन, तो मेन के अंदर एक वैल्यू हमने 5 लिखी, फ्लोट बी की वैल्यू 2.5। ए की वैल्यू तो इंटीजर में है, बी की वैल्यू फ्लोट में है, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो कैसा चाहिए, वो भी फ्लोट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये तो फ्लोट में हो गई बी, ये भी फ्लोट में है, लेकिन ई बचा, ई तो इंटीजर में है ना, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, फ्लोट में, यानी कि 5.0। तो ये कौन करता है, कंपाइलर करता है ऑटोमेटिकली, इसमें यूज़र नहीं करता है। तो क्या हुआ, सी आउट में रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो इन्हें इंट ए ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू फ्लोट। इंट जो ए है, इंट ए जो है उसको ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा, वो फ्लोट में। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 7.5, एडिशन का है क्योंकि ये। अब एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है जिसमें मैनुअली करना है, यानी कि यूज़र को करना है। ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग बाय द प्रोग्रामर, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बाय प्रोग्रामर, उसको क्या बोल रहे थे, टाइप प्रमोशन। यू टेल द कंपाइलर एग्जैक्टली वॉट टाइप यू वॉन्ट, हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमें कौन सा टाइप चाहिए एग्जैक्टली। तो ये क्या करेगा, इंट मेन ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 2 है, तो रिज़ल्ट क्या करेगा, हमें अगर रिज़ल्ट किस में चाहिए, फ्लोट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए बाय बी, ये जो ए है इसको और बी को, जो हमारा आंसर आएगा उसमें किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्लोट में। तो फ्लोट यूज़ करेंगे उससे पहले, और फिर ए बाय बी, और सी आउट में क्या रिज़ल्ट यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर रहे थे। अगर हम इससे पहले और इससे पहले फ्लोट लिख देते और फिर ए लिख देते, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैनुअली करा रहे हैं ना, लेकिन ये किस में हो रहा है, इम्प्लिसिट में डायरेक्टली हो रहा है, जबकि एक्सप्लिसिट में हमें मैनुअली करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी बताना पड़ रहा है कि हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए एग्जैक्टली। तो ये होता है एक्सप्लिसिट। देन आता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन C++ आर इंस्ट्रक्शंस दैट डिसाइड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं C++ में, वो एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड करते हैं कि किस फ्लो में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट वो होते हैं, दे हेल्प ए प्रोग्राम मेक डिसीजन। कंट्रोल स्टेटमेंट जो है हेल्प करते हैं प्रोग्राम को कि वो अपना डिसीजन बिल्डअप करें, रिपीट टास्क रिपीट करें, और जंप द अदर पार्ट्स ऑफ कोड, और जो अदर पार्ट्स ऑफ कोड का उस पर जंप करें। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल देखते हैं कितने होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट होता है डिसीजन, यानी कि हम कोई चॉइसेस हैं हमारे पास, हमें उनमें से चॉइस देखनी है। देन सेकंड होता है लूपिंग, यानी कि हमें अपने जो एक्शंस हैं वो रिपीट करने हैं। देन थर्ड होता है जंप, यानी कि हमें जो है कंट्रोल ही चेंज करना है, हमें एक पार्ट ऑफ कोड से दूसरे पार्ट ऑफ कोड पे क्या करना है, जंप करना है। तो डिसीजन कितने टाइप्स के हैं, एक होता है इफ़ एल्स इफ़, इसमें लैडर होता है, नेस्टेड होता है। देन आता है स्विच। ऐसे ही लूपिंग होती है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। देन जंप आते हैं, जंप के अंदर होता है ब्रेक, कॉन्टिन्यू और गो टू। ठीक है, तो ये होता है। तो डिसीजन से स्टार्ट करते हैं इफ़ हमने सबने पढ़ा है। इफ़ में क्या होता है कि ये क्या करता है, एग्जीक्यूट से ब्लॉक इफ़ ए कंडीशन इज़ ट्रू। अगर इफ़ के अंदर जो हमने कंडीशन डाल रखी है, अगर वो ट्रू है तभी ये क्या करता है, तभी ये क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, इंट x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 10 है, तो क्या होगा, चेक, अब हम क्या चेक करा, इफ़ के अंदर गया, इफ़ में चेक करा x इज़ ग्रेटर देन 5, क्या x 5 से बड़ा है, तो x कितना है 10, 10 5 से बड़ा है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा और फिर क्या प्रिंट करेगा, x इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये होता है इफ़ स्टेटमेंट। अब ये तभी उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन ट्रू है। देन आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ
ब्लॉक इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू अदरवाइज अनदर ब्लॉक। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो उसको प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन अगर ट्रू नहीं है तो दूसरे ब्लॉक में जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में, और उसको एग्जीक्यूट कराएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अभी हमने एक्स की वैल्यू ली है 3। अब हम चेक करेंगे कंडीशन, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5। तो एक्स की कितनी है 3, क्या 3 5 से बड़ा है? नहीं। तो ये क्या जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं। फिर किस में आएगा, इफ़ से एल्स में। एल्स के अंदर क्या प्रिंट करा देगा, एक्स इज़ स्मॉलर देन 5। तो ये होता है इफ़ एल्स। देन आता है इफ़ एल्स इफ़ लैडर। तो इसमें क्या होता है, यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशन। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तब हम किसका यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स इफ़ का। जैसे इंट मार्क्स के अंदर हमने 75 दे दिया, मार्क्स के अंदर क्या है 75। अब हम चेक करेंगे क्या मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है। 75 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 नहीं, तो इस वाले लूप में आएगा एल्स इफ में। क्या मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, यहाँ कितना है 75। 75 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, हाँ ट्रू है। तो क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड सी। फिर एल्स इफ के बाद हमें कंडीशन देनी जो नीडेड है, बिल्कुल नेसेसरी है, वो कौन सी है, एल्स वाली। एल्स के अंदर अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या प्रिंट करता, ग्रेड सी। तो ये होता है एल्स इफ़। ठीक है, इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, ये हो गया इफ़ कंडीशन, एल्स इफ़ कंडीशन, और लास्ट में किसकी कंडीशन देनी है, एल्स की। तो ये होता है हमारा। देन आता है फोर्थ, स्विच स्टेटमेंट। कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, यूज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी चॉइसेस। हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, उनमें से हमें एक चॉइस सेलेक्ट करनी है, तो वो होता है स्विच। इसका हम किससे यूज़ करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं, स्विच और ब्रेक का यूज़ करते हैं। इसके अंदर देखो, इंट डे के अंदर हमने वैल्यू क्या लिखी, 3। अब हमने स्विच के अंदर क्या डाला, डे, यानी कि डे कराएगा। अब हमें केस बनाने हैं। स्विच के अंदर डे है, क्योंकि हमने डे की वैल्यू क्या लिखी है 3, तो स्विच के अंदर हमने क्या लिखा, डे। डे को स्विच करते जाना है, तो केस 1 में लिखा सी आउट वी। अगर केस 1 चलता है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, वी, और ब्रेक हो जाना है। केस 2, सी आउट में क्या लिखा, यू, ब्रेक। डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा, सी आउट, और क्या प्रिंट कराना है, नन। अगर दोनों में से कोई सा केस नहीं चलता है तो हमें डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या प्रिंट कराना है, नन। तो ये होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट, जिसमें हम स्विच वर्ड का और ब्रेक वर्ड का यूज़ करते हैं और केसेस बनाते हैं। ठीक है, देन हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लिखा था कि हमें क्या करना है, डिसीजन। अब हमारा कौन सा है, लूपिंग का। तो हम लूप देखते हैं। लूप क्या होते हैं, यूज़ टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। ब्लॉक का हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि अपने ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें। तो फर्स्ट पे आता है कौन सा, फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है, जब अगर हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशंस पता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर इंट के अंदर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 तक, और कहाँ तक चलनी चाहिए, 5 तक। ये कंडीशन है, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइटरेशन। तो फॉर इंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और ये तब तक चलेगी जबकि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 ना हो जाए, और आई प्लस प्लस करना है। और सी आउट में हमें क्या प्रिंट कराना है, आई और स्पेस के लिए लिखा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 से प्रिंट करानी है, 1 2 3। तो ऐसे प्रिंट करानी है कब तक, जब तक या तो आई की वैल्यू 5 ना हो जाए या उससे लेस देन। ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या दे देगा, फॉर लूप प्रिंट करके। तो ये क्या कर रहा है, अगर हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशंस पता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर लूप का। देन आता है वाइल लूप, यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ़ आइटरेशंस इज़ नॉट नोन। अगर हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशंस नहीं पता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम करते हैं वाइल लूप का यूज़। ठीक है, वाइल कंडीशन। जैसे अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे इंट आई इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, वाइल कंडीशन लगाएंगे। तो वाइल के अंदर क्या लिखेंगे, आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब क्योंकि हमें इसमें क्या नहीं पता, आइटरेशन, तो हम क्या लिखेंगे, वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो हमने कंडीशन दे दी। अब हम आइटरेशन सबसे लास्ट में कराएंगे, एग्जीक्यूट प्रिंट होने के बाद। ठीक है, तो उसने क्या प्रिंट करा, आई की वैल्यू प्रिंट करी, यानी कि 1 to 5। लेकिन कैसे करेगा ये करेगा ऐसे कि ये जो हमारा आइटरेशन है ये बाद में होगा, क्योंकि यहाँ पे साथ में हो रहा था, यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, लेकिन ये प्रिंट होने के बाद। जैसे ये इसकी वर्किंग कैसे थी, इंट आई इक्वल्स टू 5, आई इक्वल्स टू 1, 1 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, 1, और कंडीशन चेक करी, क्या 1
लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, ट्रू है, तो क्या करेगा, आई को क्या कर देगा, +1 कर देगा, यानी कि क्या हो गई, अब आई की वैल्यू 2 और 1 को प्रिंट करा दिया, 1 प्रिंट हो गया। अब किस पे जाएगा, अब 2 हो गई थी आई की वैल्यू, क्योंकि हमने आई क्या कर दिया था, आइटरेशन, तो अब 2 गया, 2 चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन ट्रू है तो 2 प्रिंट करा देगा, ऐसे ही 5 तक कंडीशन प्रिंट कराएगा। सेम इसी की वर्किंग होती है, लेकिन इसमें आइटरेशन कब होगी, बाद में होगी, तो इसमें हमेशा 1 वैल्यू प्रिंट होगी ही होगी वाइल के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा एग्जीक्यूट होगी ये वाली वाइल के अंदर आने के बाद। देन आता है डू वाइल। डू वाइल क्या होता है, ये सिमिलर होता है वाइल लूप के, लेकिन इसमें क्या होगा, बट रन्स एटलीस्ट 1 इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स भी है तभी भी डू वाइल लूप चलेगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, इंट आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 हो गई, डू के अंदर हमने कंडीशन डाली सी आउट आई, ठीक है, आई हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, लेकिन कंडीशन इसमें क्या लगेगी, डू लगेगा, पहले डू हमने ठीक है चला दिया, लेकिन वाइल जो है, वाइल कब होगा, सबसे लास्ट में कंडीशन होगी वाइल की, कि ये क्या चेक करेगा, वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो ये होता है डू वाइल। इसका सिंटेक्स ही ऐसे होता है कि पहले क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, उसके बाद डू, और यहाँ पे अपना कोड लिखना है, देन लास्ट में वाइल, ठीक है, वाइल के अंदर कंडीशन, तो ये होता है हमारा डू वाइल। तो ये हमारा पार्ट 1 यहीं तक था। अब पार्ट 2 स्टार्ट होता है। देखो हमारा पार्ट 1 में क्या था, C++ का पूरा बेसिक्स था, बेसिक हमने कवर कर लिया। अब C++ का फंक्शन आते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन देखते हैं। In C++, a function is a block of code that perform a specific task. C++ में एक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक कोड होता है, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इट अलाउज यू टू डिवाइड योर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट्स। ये हमें हेल्प करता है कि जो हमारा प्रोग्राम है हम उसको एक स्मॉलर और एक रीयूजेबल पार्ट्स में क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें, ताकि हमारा जो मेंटेनेबिलिटी है वो सही रहे और जो हमारा कोड की रीडेबिलिटी है वो भी सही रहे, मतलब हम उसको ईजीली रीड कर पाएँ, तो वो होते हैं फंक्शंस। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप, यहाँ पे जो भी हमारा रिटर्न टाइप है वो आएगा, यहाँ पे फंक्शन का नेम आएगा, देन पैरामीटर आएगा, और इसके अंदर जो भी हमारा बॉडी और उसकी रिटर्न वैल्यू है वो आएगी। तो ये इसका सिंटेक्स होता है फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, रिटर्न टाइप, जैसे सपोज कुछ भी लिख दिया, वॉइड, फिर फंक्शन का नेम, कोई भी एक फंक्शन लिख दो, ऐड, और उसके अंदर पैरामीटर दे दो 2 और 3, हमें इन दोनों को ऐड कराना है। तो ये क्या होता है, ये फंक्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये 2 लाइन तो हम सभी में यूज़ करते हैं। अब हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं इंट, ये क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम क्या है, ऐड, उसके पैरामीटर क्या है, इंट ए और इंट बी। अब हमने यहाँ पे क्या करा दिया, इन दोनों को ऐड करा दिया, रिटर्न में क्या कर दिया, a+b, तो यहाँ तक हमारा हो गया कि फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू भी तो देनी है, a की वैल्यू कुछ देनी है, b की, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम मेन में जाएंगे, मेन में जाके रिज़ल्ट के अंदर लिखेंगे, स्टोर कराएंगे ऐड क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन का नाम लिखना है, और उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करानी है, सपोज हमें क्या प्रिंट कराना है, 5 और 3 ऐड कराने हैं, तो क्या लिखेंगे, पैरामीटर के अंदर 5 और 3, ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल, और हम क्या करा देंगे, इस रिज़ल्ट को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 लाइन लिखी, उसके बाद हमें क्या करना है, इन हमें अपने उसका फंक्शन का स्ट्रक्चर लिखना था। फंक्शन कैसे लिखते हैं, इंट, कोई भी एक रिटर्न टाइप होता है तो इंट है, और फिर क्या होगा, ऐड फंक्शन का नेम है और फंक्शन के पैरामीटर ए और बी। अब हमें इन ए और बी को क्या कराना है, वैल्यू देनी है, तो हम क्या आ जाएंगे ऐड में, और ऐड में ए की वैल्यू लिख दी 5, बी की वैल्यू लिख दी 3, और इस ये जो रिजल्ट है इसको क्या करा दिया, प्रिंट, क्योंकि हमें a+b कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, 5 + 3, इस पे जाएगा 5 + 3, तो क्या कर देगा, 5 और 3 8, तो जो सम आएगा वो कितना आएगा, 8। अब आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग होता है जब हमारे मल्टीपल फंक्शंस हो सेम क्लास में, सेम नेम हो लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट हो। क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग हमेशा याद रखना, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स।
इट अकर्स विद इन द सेम क्लास, ये हमेशा सेम क्लास में होंगे, मतलब दोनों फंक्शंस किस में, जो हमारा फंक्शंस है वो किस में होने चाहिए, सेम क्लास में होने चाहिए। फंक्शंस हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, सेम नेम हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर होंगे। ये एक एग्जांपल होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। फंक्शन ओवरलोडिंग होता है कंपाइल टाइम का, और ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ओवरराइडिंग। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा, अब हमने क्लास कैलकुलेटर बनाई क्योंकि हमें सेम क्लास में लिखना है, तो हमने एक क्लास बना ली कैलकुलेटर। अब हम इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे, तो हमने फंक्शन क्या बनाया, इंट डेटा टाइप था इसका, रिटर्न टाइप, और ऐड फंक्शन है इंट ए और बी। अब हमने इसमें क्या कराना है, ए और बी को क्या कराना है, ऐड। ठीक है, एक फंक्शन हो गया। अब हमें दूसरा फंक्शन बनाना है क्योंकि क्या पढ़ा था हमने, सेम नेम होना चाहिए, तो नेम क्या होगा, सेम होगा, ऐड और ऐड सेम होगा, लेकिन क्या डेटा टाइप चेंज हो सकता है और पैरामीटर्स चेंज, तो डेटा टाइप क्या हो गया, डबल, और पैरामीटर्स भी चेंज हो गए। अब पैरामीटर्स के अंदर इंट ए और इंट बी था, यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर क्या आ गया, डबल ए और डबल बी। ठीक है, अब वो रिटर्न क्या कराएगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिंपल क्या करा है, ए की वैल्यू दी और बी की वैल्यू दी है। सी डॉट ऐड के अंदर पहले वाले फर्स्ट वाले के अंदर 2 और 3 दिया है, और दूसरे वाले के अंदर क्या दिया है, 2.5 और 3.5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, सेम नेम, नेम तो सेम है, ऐड ऐड, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, इंट ए है और इंट बी है, तो ये किस में चेंज हो गया, डबल ए और डबल बी। यहाँ पे हम डबल सी भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि हम पैरामीटर क्या कर रहे हैं, पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे सी क्या देनी होती, सी की भी वैल्यू देनी होती। ठीक है, तो ये क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट वाले का 5 आएगा, सेकंड का 6 आएगा। हेयर ऐड फंक्शन इज ओवरलोडेड, ऐड फंक्शन जो है वो ओवरलोडेड हुआ है क्योंकि सेम नेम है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब देन आता है फंक्शन ओवरराइडिंग की। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स, सेम नेम होगा और पैरामीटर भी सेम होगा, लेकिन क्लासेस क्या होंगी, क्लासेस डिफरेंट होंगी। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, इसमें क्या होगा, सेम नेम सेम पैरामीटर लेकिन डिफरेंट क्लासेस होंगी। जैसे इसमें क्लास सिर्फ हमने कैलकुलेटर ही यूज़ की थी, इसमें डिफरेंट होंगी। इट इज़ यूज्ड इन इनहेरिटेंस, इसको हम इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं। It occurs when a derived class has a function with the same name and parameters as a base class। इसमें एक दो क्लास होंगी, एक बेस क्लास एक डेराइव्ड क्लास। तो ये बेस क्लास हो गई एनिमल, एनिमल के अंदर हमने फंक्शन बनाया साउंड। ठीक है, प्रिंट करा दिया, ये तो प्रिंटिंग की लाइन है। अब हमने एक और क्लास बनाई डेराइव्ड क्लास डॉग, जिसमें ये इनहेरिट कर ली। ये इनहेरिट करना कैसे करते हैं, कॉलन लगाते हैं, पब्लिक और एनिमल को हमने इनहेरिट कर लिया। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हुआ, क्लास बनाई हमने एनिमल। ठीक है, दो क्लास बनाएंगे इसमें, तो वॉइड साउंड, साउंड हमने एक फंक्शन बना लिया इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे सेम फंक्शन साउंड बनाया है तो यहाँ पे भी तो साउंड बनाएंगे, क्योंकि क्या होगा, सेम नेम होगा और सेम पैरामीटर होगा, तो सेम यही फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया इनहेरिट करने के बाद। सेकंड क्लास क्या बनाई थी, डॉग, डॉग को हमने इनहेरिट कर दिया पब्लिक किससे, एनिमल क्लास से, क्योंकि हम इसमें दो क्लास का यूज़ करेंगे और दोनों को इनहेरिट करेंगे, तो इस क्लास को इसमें इनहेरिट कर लिया। अब इनहेरिट करने के बाद सेम फंक्शन लिखा और क्या प्रिंट करा दिया, डॉग। तो ये क्या होता है, ये होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। सिर्फ क्या चेंज हुई है, क्लास, फंक्शन भी वही है तो, और पैरामीटर भी वही है, इसमें भी पैरामीटर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो फंक्शन सेम फंक्शन है, सेम पैरामीटर है, लेकिन क्लासेस क्या है, डिफरेंट है। अब आता है कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, जब हम एड्रेस पास करते हैं अपने पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, पैरामीटर्स किसके, इसके अंदर जब हम कोई एड्रेस पास करते हैं तो वो होता है कॉल बाय रेफरेंस। व्हेन वी पास द एड्रेस रेफरेंस ऑफ ए वेरिएबल टू ए फंक्शन इंस्टेड ऑफ इट्स वैल्यू। वैल्यू पास करने की जगह, 5 पास करने की जगह हम क्या पास कर रहे हैं, उसका एड्रेस, यानी कि एंड लगा के जो भी हम यूज़ करते हैं वो होता है एड्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। दिस मीन्स द फंक्शन वर्क्स ऑन द ओरिजिनल वैल्यू नॉट ए कॉपी। इसका मतलब ये हुआ, ये डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू पे वर्क कर रहा है। सपोज हमने x लिखा तो ये डायरेक्ट एंड x, यानी कि उसका रेफरेंस ढूंढ रहा है, उस x की वैल्यू चेक कर रहा है, तो ये डायरेक्ट उस वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, ओरिजिनल वैल्यू को, उसकी कॉपी को एक्सेस नहीं कर रहा। नो एनी चेंज इनसाइड द फंक्शन, सो एनी चेंज इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट्स द ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर हम कोई भी चेंज करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट किस वैल्यू को, डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं।
आप एग्जांपल देखते हैं इसका, क्या एग्जांपल है। यहाँ पे देखो वॉइड चेंज इंट, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, रेफरेंस। ये किसका साइन है, रेफरेंस का, एक्स। ठीक है, अब हम क्या करने हैं, हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड और फंक्शन का नेम क्या है, चेंज। चेंज नेम है और उसके अंदर पैरामीटर जो दिया है वो रेफरेंस दिया है एंड इंट एंड एक्स। ठीक है, तो अब एक्स को क्या करना है, कोई भी एक लगा दो ऑपरेशन, x+10 x+5 जो भी लगाना है वो लगा दिया। अब मेन के अंदर ए की वैल्यू हमने क्या दी, 5। अभी देखेंगे ए क्यों दिया, फिर चेंज कर दिया, चेंज के अंदर क्या दिया, ए, और सी आउट कर दिया ए। यहाँ पे ए जो है, ए इज़ पास्ड बाय रेफरेंस, ए जो है वो रेफरेंस से पास करा है। इस एंड एक्स की वैल्यू क्या है, सपोज ए, तो हमने वो रेफरेंस एज ए रेफरेंस पास किया है। सो एक्स रेफर्स टू द सेम मेमोरी लोकेशन एज ए। तो जो सेम मेमोरी लोकेशन पे एक्सिस करेगा, रेफ़र करेगा जो भी एक्स की वैल्यू थी, कौन, ए सेम उसी वैल्यू पे रेफ़र करेगा, क्योंकि चेंज सेम नेम है, हमने सिर्फ वैल्यू लिखी है, सपोज ए, तो वो उसको एक्सिस करेगा। देन आता है कॉल बाय वैल्यू, कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉल बाय वैल्यू देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू क्या है कि हम अब जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फंक्शन में वो जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी कॉपी होगा। जैसे इसमें क्या था, उसका रेफरेंस था कॉल बाय रेफरेंस में, इसमें क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू में उसकी वैल्यू होगा डायरेक्ट, मतलब उसकी कॉपी होगा वैल्यू की। एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। अगर हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो उसकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम कॉपी पे वर्क कर रहे हैं और कॉल बाय रेफरेंस में हम डायरेक्ट वैल्यू पे वर्क कर रहे थे। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, वॉइड स्क्वायर इंट एन। अब हमने क्या दिया, हमने क्या बनाया, फंक्शन किस नाम से बनाया, स्क्वायर नाम से, और उसके अंदर क्या पास कराया, इंट एन। अब हमने उस एन की क्या करी, एन इंटू एन, यानी कि उसका स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, एन इंटू एन करके, तो एन इंटू एन लिखा। अब इंट मेन के अंदर हमने उस नंबर में क्या वैल्यू पास कराई, 5। हमने एन की जगह क्या लिया, 5 पास कराया और स्क्वायर में नम डाल दिया, क्योंकि स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, उसकी कॉपी पे वर्क कर रहे हैं। तो इंट एन ना लिख के हमने क्या लिखा, स्क्वायर ऑफ नम, और नम के अंदर हमने कितनी वैल्यू कराई, 5। तो ये क्या, देखो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड किस नाम से, स्क्वायर नाम से। ठीक है, अभी हम ऐसे समझ के चलो, अभी हमने इसके अंदर वैल्यू नहीं दी, हमने मान के चलो दिया एन, तो अब हमें इस एन इंटू एन का वर्क कराना है। लेकिन कॉल बाय वैल्यू क्या करेगा, जब हम मेन लिखेंगे मेन फंक्शन, तो ये क्या करेगा, इंट, अभी हम ऐसे स्क्वायर लिखते हैं पहले, स्क्वायर, तो इसकी जगह हमें कोई और वैल्यू लिखनी है। सपोज हम नब ना लिख के हम क्या लिख दें, कैल लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो ऐड लिख दें या ऐड लिख दिया, तो ऐड, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ऐड के अंदर कितनी वैल्यू देनी है, 5, और फिर क्या प्रिंट कराना है, यही ऐड वैल्यू प्रिंट कराना है जो हमने कॉल करी है। तो ये क्या करेगा, ऐड, और ये क्या कर देगा, रिटर्न 0। तो ये क्या हो रहा है, ये जो स्क्वायर, जब ये फंक्शन कॉल होगा ऐड स्क्वायर, तो स्क्वायर इसी के पास जाएगा, और ये जो है ये कॉपी है, ऐड जो है किसकी कॉपी है, इंट एन की, तो ये इस कॉपी को एक्सेस करेगा, तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा। तो द वैल्यू ऑफ नम 5 इज़ कॉपीड इनटू एन, जो वैल्यू है नम 5 वो कॉपीड हो जाएगी किस में, एन में। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बाय वैल्यू ओनली ए कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज़ पास्ड। ये क्या होती है, ये होती है कॉल बाय वैल्यू जिसमें कॉपी ही पास करते हैं हम। जैसे इसमें था, हमने क्या लिखा, ऐसे ही इसमें भी तो हुआ एंड एक्स, इसकी जगह हमने सिर्फ चेंज लिखा, इसकी जगह हमने ए वैल्यू ली और ए की ही वैल्यू 5 इनिशियलाइज कराई और ए ही प्रिंट कराया, यानी कि डायरेक्ट इसका क्या ले रहे हैं, इसका रेफरेंस ले रहे हैं और इसमें इसकी वैल्यू ले रहे हैं, इतना चेंजेस है। ठीक है, देन अब आता है इनलाइन फंक्शन की। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, तो इनलाइन फंक्शन मीन्स द फंक्शन कोड इज़ डायरेक्टली इंसर्टेड वेयर इट इज़ कॉल्ड। इनलाइन फंक्शन का मतलब है कि हमें वो फंक्शन कोड जो डायरेक्टली हम, जब भी वो कॉल हो डायरेक्टली हम उसको इंसर्ट कर दें उसी लाइन में, तो इनलाइन बोलते हैं उसको, यानी कि डायरेक्टली इंसर्ट कर दें जब भी फंक्शन क्या हो, फंक्शन कोड को हम रन करें। इट डिक्लेयर्स यूजिंग द कीवर्ड इनलाइन। इसको हम कौन से कीवर्ड से यूज़ करते हैं, इनलाइन कीवर्ड से। इट इज़ यूज़फुल फॉर स्मॉल फंक्शंस दैट आर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली। ये जो है ये स्मॉल फंक्शंस के लिए यूज़फुल होता है, जो जिनको हमें जल्दी ही रन करना होता है, फ्रीक्वेंटली रन करते हैं हम जिनको, उनके लिए यूज़ होता है स्मॉल फंक्शंस के लिए।
जैसे इसका सिंटेक्स होता है, इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फिर रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन नेम लिखते हैं, पैरामीटर सेम है, सिर्फ कीवर्ड क्या है, इनलाइन। तो देखते हैं यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, 2 लाइन स्टार्टिंग के सेम है। अब हमने इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करा, रिटर्न टाइप लिखा इंट, फंक्शन का नाम लिखा स्क्वायर और इंटेक्स क्या लिखा, पैरामीटर। तो ये क्या है, ये रिटर्न टाइप है, ये पैरामीटर और ये फंक्शन नेम है। अब हमने रिटर्न कराया x इंटू एक्स, ठीक है, यानी कि स्क्वायर। तो अब ये क्या करेगा, x इंटू एक्स का क्या मतलब है, इंट मेन सी आउट। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर में डायरेक्ट किसकी वैल्यू लिख देंगे, स्क्वायर के अंदर कोई भी एक वैल्यू दे दी, सपोज हमें 5 करानी है तो हमने क्या लिखा 5 और रिटर्न 0, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्क्वायर 5 पे जाएगा तो 5 इंटू ये क्या रिटर्न करेगा, 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो ये क्या होता है, ये होता है इनलाइन। यानी कि इनलाइन का क्या मतलब था, जब भी हम इसको मीन्स द फंक्शन कोड इज़ डायरेक्टली इंसर्टेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड, जो फंक्शन कोड है, जो हमारा कोड है, फंक्शन का कोड है, वो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे है तो डायरेक्टली इंसर्ट हुआ ना, सी आउट के अंदर ही स्क्वायर 5 और डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया, ये होता है इनलाइन फंक्शन। और अब एक क्वेश्चन आता है कि इनलाइन फंक्शन और मैक्रो फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इनलाइन और मैक्रो में। तो मैक्रो फंक्शन, पहले हम मैक्रो देखते हैं क्योंकि हमने इनलाइन देख लिया क्या होता है। अब मैक्रो, अभी अगर ये समझ में नहीं आया तो अभी डिफरेंस से क्लियर हो जाएगा कि इनलाइन के और मैक्रो क्या होता है, ठीक है। तो मैक्रो फंक्शन क्या होता है, ये भी एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम हैशटैग डिफाइन डायरेक्टिव से यूज़ करते हैं। हैशटैग डिफाइन, जैसे इसमें इनलाइन से यूज़ कर रहे थे, इसमें हैशटैग डिफाइन से यूज़ करते हैं। इट इज़ हैंडल्ड बाय द प्री प्रोसेसर नॉट बाय द कंपाइलर, ये प्री प्रोसेसर हैंडल करता है। ये हैशटैग से ही समझ लेना कौन हैंडल करता है, प्री प्रोसेसर हैंडल करता है, कंपाइलर हैंडल नहीं करता है। जैसे हम इसको देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो इनलाइन क्या होता है, ये कौन सा कीवर्ड यूज़ करता है, इनलाइन कीवर्ड यूज़ करता है। ये क्या यूज़ करता है, हैशटैग डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज़ करता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये चेक करता है कंपाइलर, ये चेक करता है प्री प्रोसेसर। इनलाइन को चेक करता है कंपाइलर, इसको चेक करता है प्री प्रोसेसर। इनलाइन जो है ये परफॉर्म करता है टाइप चेकिंग, लेकिन मैक्रो टाइप चेकिंग परफॉर्म नहीं करता, ये टाइप चेक नहीं करता है। जो इनलाइन फंक्शन होता है वो सेफर होता है और इसमें लेस एरर होते हैं, लेकिन मैक्रो के अंदर क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड जो एरर है वो आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइप चेकिंग नहीं होता है, इसकी वजह से। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, कैन बी यूज लाइक ए नॉर्मल फंक्शन, इनलाइन फंक्शन को हम नॉर्मल फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो फंक्शन वर्क्स बाय सिंपल टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये इसको हम कैसे यूज़ करते हैं मैक्रो को, ये एक सिंपल, जैसे हम टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, वैसे ही मैक्रो फंक्शन रन करता है। जैसे इनलाइन एग्जांपल लिखते हैं, इनलाइन इंट ऐड और इंट ए इंट बी रिटर्न में क्या कर दे, ए और बी। ये इनलाइन का सिर्फ इनलाइन कीवर्ड चेंज हुआ है इसमें। इसमें क्या होगा, हैशटैग डिफाइन कीवर्ड होगा ऐड ए बी और क्या कर देगा, ए प्लस बी। ये होता है मैक्रो फंक्शन। इनलाइन फंक्शन जो होते हैं वो ईजियर टू डिबग होते हैं, लेकिन मैक्रो फंक्शन जो होते हैं वो हार्डर टू डिबग होते हैं। देन आता है इनलाइन फंक्शन, ये फॉलोज स्कोप्स एंड रूल्स ऑफ C++। इनलाइन फंक्शन जो है C++ का रूल फॉलो करते हैं, लेकिन मैक्रो फंक्शन C++ का स्कोप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है इनलाइन, अभी हमने देखा सिंपल फंक्शन की तरह था इनलाइन, सिर्फ क्या चेंज था, हमने इनलाइन कीवर्ड का यूज़ किया था, ठीक है, और साथ ही हमने इसको इंसर्ट कर दिया था जो भी हम कॉल कर रहे थे। लेकिन मैक्रो क्या है, मैक्रो एक प्री प्रोसेसर की तरह सॉल्व करते हैं, मतलब हैशटैग डिफाइन प्रोसेसर से हम डिफाइन करते हैं। और क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर चेक करता है, इसके अंदर कोई भी टाइप चेकिंग नहीं होती है, इसके अंदर एरर्स आ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर टाइप चेकिंग नहीं होती है, ठीक है। अब आता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन C++ आर द वैल्यूज़ दैट आर ऑटोमेटिकली असाइन टू फंक्शन पैरामीटर्स इफ़ नो वैल्यूज़। सपोज करो यहाँ पे एक इंट, हमने इंट ऐड एक क्या बनाया, फंक्शन बनाया, और हमने इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर इंट ए की वैल्यू दे दी, बी की दे दी 0, इंट बी इक्वल्स टू 0, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी असाइन हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि अगर तुमने ए की पैरामीटर की वैल्यू दी है और की वैल्यू नहीं दी है, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट उसको क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करा देगा अगर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम।
तो यहाँ पे क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std इंट सम, यहाँ पे x लिखा y लिखा, लेकिन z की वैल्यू दे दी और w की वैल्यू दे दी, यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं दी। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, इनको ऑटोमेटिकली वैल्यू प्रोवाइड करा देगा x को और y को, ठीक है। और रिटर्न में क्या प्रिंट कर देगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं कुछ नहीं दे रखी, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। अब आता है फ्रेंड फंक्शन कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। एक फ्रेंड फंक्शन जो है ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। ये किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होगा, लेकिन इसके पास एक्सेस होगा प्राइवेट का भी और प्रोटेक्टेड का भी। यानी कि हमने पढ़ा था प्राइवेट जो है वो हम हर जगह एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को। लेकिन फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा, उसको भी एक्सेस कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स है तो उसको एक्सेस कर सकता है, जबकि ये किसी क्लास का मेंबर भी नहीं है तब भी ये एक्सेस कर सकता है फ्रेंड फंक्शन। ये इसकी एडवांटेज है। ए फ्रेंड फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड ए क्लास यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड। इसको हम कीवर्ड क्या यूज़ करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करके क्लास के अंदर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। इट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द क्लास। ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। इट इज़ नॉट कॉल्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट फंक्शन। ये कॉल नहीं होगा अगर हम ऑब्जेक्ट मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इसको कॉल कर रहे हैं तो ये कॉल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मेंबर नहीं है किसी भी फंक्शन का, बल्कि ये किस में होगा, एक क्लास में वर्क करेगा, एक क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड होगा। तो हम इसको डायग्राम समझते हैं। सपोज यहाँ पे क्लास है और क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट मेंबर्स और कुछ फंक्शंस हैं। तो फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा, फ्रेंड फंक्शन के पास वो प्रिविलेजेस हैं कि ये जो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं ये उनको एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन हैज़ प्रिविलेजेस टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो ये हमने एक डायग्राम समझा, ये क्लास हो गई, क्लास के अंदर हमारे कुछ प्राइवेट मेंबर हैं लेकिन फ्रेंड फंक्शन उनको एक्सेस कर सकता है। इसका सिंटेक्स कैसे होगा, क्लास यहाँ पे क्या भी कोई पहले क्लास लिखेंगे क्योंकि क्लास के अंदर होता है ये, फिर क्लास का कोई भी नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डेटा टाइप, उसका फंक्शन नेम और पैरामीटर। ये सेम है जैसे हम फंक्शन बनाते हैं, सिर्फ फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करना है। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम 2 लाइन हमने लिखी। अब हमने क्लास बनाई बॉक्स, क्योंकि ये क्लास के अंदर होता है। क्लास के अंदर हमने एक प्राइवेट डेटा दिया इंट लेंथ, एक पब्लिक दिया बॉक्स, और लेंथ हमने क्या दे दी 0, ठीक है। इस लेंथ की हमने वैल्यू क्या दे दी 0। अब फ्रेंड क्या करेगा, फ्रेंड फंक्शन लिया, फ्रेंड इंट डेटा टाइप हो गया, प्रिंट लेंथ, ठीक है। प्रिंट क्या करे, लेंथ। ये हमारा क्या है, एक फंक्शन का नेम है। और क्या कॉल कर रहे हैं हम, बॉक्स। बॉक्स के अंदर हमने क्या दिया है, पैरामीटर। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 इसकी लेंथ प्रिंट करेगा। हमने क्या देखा, हमने अभी ये समझा जब हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो क्लास के अंदर होता है। तो हमने क्या बनाई, एक क्लास बनाई, क्या, बॉक्स। उसके अंदर हमारे कुछ प्राइवेट मेंबर्स होते हैं और कुछ पब्लिक भी होते हैं। तो प्राइवेट के अंदर हमने लेंथ दे दिया, पब्लिक के अंदर हमने बॉक्स दे दिया। अब लेंथ हमने क्या दी 0। अब प्राइवेट एक्सेस नहीं कर सकता था क्योंकि प्राइवेट का एक्सेस यहीं तक था, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के थ्रू फ्रेंड ने क्या किया, फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करके हमारा जो लेंथ था, ये जो लेंथ था हमने इसको भी एक्सेस कर लिया। तो ये किसके हेल्प से करा हमने, फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। जबकि जो हमारा प्राइवेट डेटा होता है उसको हम एक्सेस ईजीली नहीं कर सकते, हम उसको कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते, हम पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से हमने वो भी एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है वर्चुअल फंक्शन की। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन एक मेंबर फंक्शन होता है बेस क्लास के अंदर। मतलब इसके अंदर 2 क्लास होंगी, जिसमें बेस क्लास के अंदर क्या होगा, ये बेस क्लास का एक फंक्शन होगा, ठीक है, जिसका हम वर्चुअल कीवर्ड से यूज़ करते हैं। फ्रेंड को हम फ्रेंड कीवर्ड से यूज़ करते हैं। डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल इन द बेस क्लास। और वो जो वर्चुअल है वो बेस क्लास में होना चाहिए, ड्राइव्ड में नहीं। यानी कि जो मेन क्लास है जिससे हम बना रहे हैं उसमें होना चाहिए, ड्राइव्ड में नहीं डिक्लेयर होना चाहिए। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं वर्चुअल को। इमेजिन दिस, हमारे पास एक बेस क्लास है एनिमल और एक क्लास है ड्राइव्ड क्लास डॉग। 2 क्लास हो गई। दोनों के पास एक फंक्शन है साउंड, साउंड फंक्शन दोनों के पास है। एक क्लास एनिमल है, एक डॉग है। एनिमल क्या है, हमारी बेस क्लास है, ये हमारी ड्राइव्ड, ठीक है। दोनों के पास फंक्शन क्या है, साउंड। जब हम बेस व्हेन यू यूज ए बेस क्लास पॉइंटर C++ रन्स द बेस क्लास फंक्शन इवन इफ द पॉइंटर इज तो नॉर्मली जब हम फंक्शन को रन कराते हैं तो हमेशा जो पॉइंटर आता है वो बेस क्लास
बेस क्लास फंक्शन पे ना जाके वो किस बेस क्लास पे फंक्शन पे वर्क करेगा। सपोज़ ये हमारी क्या है, एक एनिमल क्लास है, एक डॉग क्लास है। ये क्या है, ये एनिमल बेस है, ये ड्राइव्ड है। तो हमेशा जो पॉइंटर होगा वो हमेशा किस पे होगा, हमारा बेस क्लास पे होगा, एनिमल पे नॉर्मली। लेकिन जब हम फंक्शन वर्चुअल बनाते हैं तो C++ जो है वो डॉग्स वर्जन को भी क्या करता है, पॉइंट करता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम हमारी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम कोई से भी फंक्शन को रन करें। ये हेल्प कर रहा है हमें वर्चुअल फंक्शन। यानी कि अभी हम एनिमल पे था पॉइंटर नॉर्मली तो, लेकिन अगर हमें डॉग पे पॉइंटर लाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्चुअल फंक्शन का। बट इफ़ यू मेक द फंक्शन virtual then C++ will run the dogs version instead। तो C++ किसको रन करेगा, डॉग को करेगा। दिस मीन्स C++ डिसाइड्स एट रन टाइम विच फंक्शन टू कॉल। इसका मतलब ये हुआ वर्चुअल फंक्शन की हेल्प से हम ये बता सकते हैं, यानी कि C++ ये डिसाइड कर सकता है कि रन टाइम पे हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है। तो ये होता है वर्चुअल फंक्शन। इसको हम अभी जो हमने एग्जांपल लिखा दो क्लास वाला वो समझते हैं। ये दो लाइन लिखी, एक हमने एनिमल क्लास बनाई, एक डॉग बनाई, और डॉग के अंदर हमने एनिमल को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तो हाँ, इनहेरिट कैसे करते हैं, सेमी को वो कॉलन लगाते हैं और पब्लिक लिखते हैं और क्लास का नेम लिखते हैं एनिमल। इसके अंदर हमने एक क्या फंक्शन बनाया, साउंड फंक्शन बनाया, अभी हमने पढ़ा था। पब्लिक के अंदर हमने वर्चुअल वॉइड साउंड वर्चुअल फंक्शन बनाया और उसके अंदर प्रिंट क्या करा दिया, एनिमल मेक्स ए साउंड। ऐसे ही हमने पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाया वॉइड साउंड, जिसको हमने ओवरराइड कर लिया। अब इसके अंदर हमने डॉग बार्क्स करा दिया। अब क्या होगा, इंट मेन फंक्शन है तो मेन के अंदर क्या होगा हमारा, हमने एनिमल लिखा और हमने क्या किया, पॉइंटर का साइन होता है, पॉइंटर किस पे लगाया, ए। यानी कि अब ये क्या हो रहा है, ये हमारे बेस क्लास को पॉइंटर कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि एनिमल कौन सी हमारी बेस क्लास, तो ये पॉइंटर ऑफ बेस क्लास है ये। डॉग डी, डॉग कौन सी क्लास थी, क्लास हमारी जो ड्राइव क्लास थी वो। डॉग डी, अब हमें क्या कराना है, हमें अपने ड्राइव्ड क्लास पे पॉइंटर कराना है। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू ये जो डी है ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम क्या कर देंगे, एंड और डी, यानी कि अब ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये ड्राइव्ड क्लास को पॉइंट कर रहा होगा। अब ए एरो साउंड, यानी कि ये क्या करेगा, रिटर्न 0। अब ये क्या करेगा, ये करेगा डॉग फंक्शन को कॉल, क्योंकि ये किस पे जा रहा है, डॉग का हमने साउंड लिखा है तो ये किस पे जा रहा है, डॉग पे। तो ये डॉग फंक्शन को कॉल करेगा और उसको वर्चुअल बना देगा। तो ये होता है हमारा वर्चुअल फंक्शन। देखो पहले क्या करना है, हमने एक क्लास बनाई एनिमल, ठीक है, एनिमल क्लास। अब क्या हुआ, हमें दूसरी क्लास बनानी है डॉग, हमने डॉग क्लास बनाई और उसको इनहेरिट कर लिया पब्लिक एनिमल को, ठीक है। अब हमने दोनों के अंदर सेम क्या करना है, सेम वो करना है, पब्लिक सेम फंक्शन कॉल करना है। पब्लिक के अंदर हमने वर्चुअल का यूज़ करा, वर्चुअल कीवर्ड का, क्योंकि हमें ये जो फंक्शन है ये वर्चुअल बनाना है। तो वर्चुअल वॉइड साउंड, तो सेम यही फंक्शन हम यहाँ भी लिखेंगे, वॉइड साउंड पब्लिक के अंदर, ठीक है, वॉइड साउंड। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया क्या, काउंट सी आउट एनिमल मेक्स ए साउंड, ऐसे ही यहाँ पे सी आउट डॉग बार्क्स, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया, इनहेरिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब नॉर्मली क्या होगा, मेन के अंदर आएंगे जब हम इंट मेन, तो यहाँ पे क्या होगा, हम एनिमल जो हमारी बेस क्लास है उसको पॉइंट करेंगे, एनिमल पॉइंटर ए। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉग बना रहे हैं, डॉग हमारी बेस क्लास है डी, और अब हम ए के अंदर डी डाल रहे हैं जो हमारी पॉइंट कर रहे हैं अपनी ड्राइव्ड क्लास को। फिर हम क्या करेंगे, ए के अंदर साउंड जो भी हमारा फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, साउंड को, यानी कि डॉग वाले साउंड को, क्योंकि हमने डी डाल दिया तो डॉग वाला साउंड कॉल होगा और रिटर्न कर देगा 0। तो ये होता है हमारा वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।